नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सरकार के अंग। सरकार के अंग में हमने पहला अंग विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का हमने उनके कार्यों, योग्यताओं और सत्ताओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि कार्यपालिका में किसका समावेश होता है। ठीक है, कार्यपालिका में समावेश सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, सत्ताएं क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो कार्यपालिका यह सरकार का सबसे कार्यशील और सबसे प्रभावशाली तथा प्रत्यक्ष रहने वाला अंग है ये। ठीक है, यानी ये सबसे कार्यशील होता है, प्रभावशाली भी होता है और ये प्रत्यक्ष जनता के सामने होता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रत्यक्ष रहने वाला अंग है। संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार। ठीक है, संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार। राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा स्थायी प्रशासनिक कर्मचारियों से बने प्रशासनिक तंत्र को प्रशासकीय कार्यपालिका कहते हैं। राजकीय और प्रशासनिक कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी ये जनता के सीधे संपर्क में आते हैं, उनके कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो कार्य हैं उससे जनता प्रभावित होती है। विधायिका द्वारा निर्मित कानून को व्यवहार में अमल करवाने का कार्य कार्यपालिका का है। के विधायिका का कार्य है कानून बनाना। ठीक है, और बने हुए कानून को अमल में लाने का कार्य कार्यपालिका करती है। ठीक, सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं तथा लोकमत के आधार पर निर्मित नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अमल करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। ठीक है, कि जो भी योजना बनी है, जो भी नीतियों का निर्माण हुआ है, उनका अमल ये प्रशासनिक कार्यपालिका जनता द्वारा करवाती है। राजकीय कार्यपालिका हर 5 वर्ष के बाद सत्ता का त्याग करने के साथ बदलती है। ठीक है, जो राजकीय कार्यपालिका है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बनी रहती है, या भंग हो जाए। ठीक है, संसद है, ठीक है, लोकसभा है, ये भंग हो जाए तो ये अपने पद से हट सकते हैं या उससे अधिक समय तक रह सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका ये स्थायी नियुक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारियों से निर्मित होने के कारण स्थायी होते हैं। ठीक है, राजकीय कार्यपालिका 5 वर्ष तक सत्ता का उपयोग करती है, फिर त्याग देती है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद फिर से नई चुनाव होती है, नई सरकार बनती है। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों से क्या होता है, यह स्थायी नियुक्ति वाले होते हैं। ठीक है, ये अपनी काबिलियत के आधार पर एग्ज़ाम वगैरह देकर सिलेक्ट होते हैं, फिर ये स्थायी रहते हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों से सेवानिवृत्ति की आयु है, जो उम्र है या उम्र सीमा कहो तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अगर कोई अधिकारी अपने सेवा काल के दौरान रिश्वत लेता है या भ्रष्टाचार करता है या कार्य के प्रति लापरवाही करता है तो आवश्यक जांच के बाद उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अथवा उसे निलंबित यानी सस्पेंड किया जा सकता है। राजकीय कार्यपालिका के सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, इस तरह वो किसी न किसी राजनीतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी लोकमत के आधार पर जनता द्वारा उसका निर्वाचन यह उसकी मुख्य योग्यता है। ठीक है, जो राजनीतिक पक्ष के सदस्य होते हैं उनका क्या पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी होती है, जो लोकमत के आधार पर जनता द्वारा उसका निर्वाचन उसकी मुख्य योग्यता है। जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका में शैक्षणिक योग्यता, उसने एक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है या नहीं, उसकी गुणवत्ता तथा उसका अनुभव, कितने वर्ष का अनुभव है, उसके आधार पर उसी प्रकार सार्वजनिक स्पर्धात्मक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद उसकी स्थायी नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा को सनदी सेवा के रूप में जाना जाता है। कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सनदी सेवा भी कहते हैं। केंद्र स्तर पर राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडलों का समावेश किया जाता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर। जबकि राज्य स्तर पर क्या होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके मंत्रिमंडल होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर भी हम सर्वप्रथम राष्ट्रपति की योग्यता, उनके कार्य, उनकी सत्ताएं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पर होता है। ठीक है, सबसे ऊंचे पद पर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है संवैधानिक रूप से। ठीक है, सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ताएं संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। ठीक है, जितनी भी कार्यपालिका विषयक सत्ताएं हैं वह किसको सौंपी गई, राष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। ठीक है, वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातंत्र का प्रथम नागरिक है। ठीक है, यानी भारत का प्रथम नागरिक किसे कहेंगे, तो राष्ट्रपति को कहेंगे। ठीक है, सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, भारतीय प्रजातंत्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है वो हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता एक जरूरी है। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष तो जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए होता है,
35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा कि वो सरकारी वैतनिक कर्मचारी या किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य या राज्य की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। संसद सदस्य या राज्य की जो विधानसभा उसका सदस्य वो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों की जो विधानसभा है उनके चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल द्वारा परोक्ष पद्धति से किया जाता है। अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा चुने गए जो मंत्री हैं, ठीक है, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और वो जो मंत्री हैं जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, ठीक है, इनके जो सदस्य चुने गए हैं वो जनता द्वारा परोक्ष पद्धति द्वारा चुने गए हैं। जनता खुद जाकर उन्हें वोट देती है। ठीक है। वो जनता द्वारा चुने गए, वही चुने हुए जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल द्वारा परोक्ष पद्धति से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वो चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है। ज़रूरी नहीं वो एक बार 5 वर्ष के लिए चुना गया तो बस 5 वर्ष के लिए, ऐसा नहीं है। वो आगे भी चुनाव में भाग ले सकता है। ठीक है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उसकी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की सज़ा का आदेश किया जा सकता है। ठीक है। तो ये उनकी योग्यता है राष्ट्रपति की। अब उनके कार्य और सत्ताओं के बारे में देखेंगे कि वो क्या कार्य कर सकते हैं, उनके पास संविधान द्वारा कौन सी सत्ताएं दी गई हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं? जैसे लोकसभा में जो दल बहुमत प्राप्त किया है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक। दूसरा आगे हम देखेंगे, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उन्हें शपथ भी दिलवाता है। कौन दिलवाता है शपथ? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडलों को राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाने का कार्य करता है और उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं मंत्रियों के बीच। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को समर्थन प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। ये जो क्वेश्चन है कि संरक्षण दलों का अध्यक्ष कौन होता है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखना आप लोग। ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम भी जो होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति
यह संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ युद्ध शुरू करने की सत्ता प्राप्त है तथा युद्ध बंद करने या संधि करने की सत्ता भी राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये सभी भी ध्यान देना है आप लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका तथा प्रशासन से संबंधित विशाल तथा अधिकृत सत्ताएं राष्ट्रपति के पास हैं। फिर राष्ट्रपति अपराधियों की सज़ा माफ़ करने की भी सत्ता रखते हैं। फौजदारी मामलों में दी गई सज़ा की समयावधि को कम करने तथा सज़ा को स्थगित रखने अथवा सज़ा के स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के पास कैसी सत्ता है कि वो अपराधी को सज़ा से मुक्त कर सकता है। ठीक है, या जो उसकी सज़ा की समयावधि जो दी गई है, जैसे कि मान लो 20 वर्ष दी गई है तो उसे कम कर सकता है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, जितनी। ठीक है, कम करने की भी सत्ता राष्ट्रपति के पास है। सज़ा को रोकने की सत्ता भी राष्ट्रपति के पास है। फिर सज़ा में परिवर्तन करना है, मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो उसे 15 साल जेल में रहना है या उम्र कैद की सज़ा, ऐसे सज़ा में परिवर्तन करने की सत्ता भी राष्ट्रपति के पास है। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना तथा उसे स्थगित रखना और लोकसभा को भंग करने की सत्ता भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाना है तो राष्ट्रपति के पास सत्ता है कि वो बैठक को बुला सकता है, उसे बीच में रोकना चाहे तो रोक सकता है, या बैठक को भंग करना है तो वो भी राष्ट्रपति कर सकता है। युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत में अथवा भारत के किसी भाग में सुरक्षा के समक्ष भय उत्पन्न की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और वहाँ पर प्रशासन अपने हाथ में राष्ट्रपति ले सकता है। देश में कभी आर्थिक संकट उत्पन्न हो अथवा वित्तीय आपातकाल हो तब उस समय सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। विशाल सत्ताएं धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ठीक है। तो ये थे राष्ट्रपति के कार्य और उनकी सत्ताएं और योग्यताएं। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, ठीक है, उनकी क्या कार्य हैं। तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो अर्थात गैर हाजिर हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। जो कार्य राष्ट्रपति करते हैं, तो जब राष्ट्रपति गैर हाजिर हो तो उनके सभी कार्यों को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनना है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। पद के आधार पर वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और ठीक है। और चलो अब इसके बाद हम प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, उनकी कार्य योग्यताएं और सत्ताएं, ठीक है। इसके आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।